नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। 14 साल लंबे वक्फा के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत यानी कि भारत अपने जख्मों को लिए खड़ी रही, इंतजार करती रही इंसाफ का, और अब आखिरकार वो पल आया जब 26/11 के मुंबई आतंकी हमले का गुनाहगार मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन भारत की सरजमी पर ले आया गया है। देर शाम तहव्वुर हुसैन को भारत लाया गया और उसे एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका की एक अदालत ने भारत के लिए प्रत्यर्पण को मंजूरी दी और उसके बाद भारत में उसे लाया गया है। राणा भारत की ज़मीन पर है। अमेरिका के से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और राणा को फिलहाल तिहाड़ जेल की उस कोठरी में रखा जाएगा जहां उसकी हर सांस हर कदम पर नज़र होगी। उससे पूछताछ होगी अभी, और तमाम राज भी खुलेंगे, साजिश की परतें भी खुलेंगी, और हो सकता है कि पाकिस्तान की छुपी मिली भगत भी एक बार फिर से बेनकाब हो जाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या इस कदम से भारत की वैश्विक कूटनीति को एक नई ताकत मिलेगी? क्या ये संदेश जाएगा कि भारत अब इंतजार नहीं करता, वो पुराना भारत नहीं है, यह नया भारत है और भारत इंसाफ खींच कर लाता है? और क्या अब हमारी आंतरिक राजनीति भी इस पर तूल नहीं पकड़ेगी? जहां सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता रही है, वहीं विपक्ष विशेषकर कांग्रेस इसे अपने समय की नींव बताकर श्रेय लेने की होड़ में है। लेकिन देश पूछ रहा है कि क्या राणा का आना एक महज गिरफ्तारी भर है या फिर आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक मुहिम की नई शुरुआत है? क्या 26/11 के सबसे बड़े आतंकी हमले के गुनाहगार भी अब कानून के कटघरे में लाए जाएंगे जो बचे हैं? आज मंथन में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, राजनीतिक, कूटनीतिक, सुरक्षा और न्याय के उस चौराहे पर जहां खड़ा है पूरा भारत। 26/11 मुंबई कांड भारत के इतिहास का सबसे भीषण आतंकी हमला था, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। छब्बीस 11 का इंसाफ, सियासत लगाए हिसाब, आज ये हमारा कार्यक्रम है। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा भारत की सरजमी पर है, उसे खींच कर लाया गया है अमेरिका की एक अदालत में। उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। ताज़ा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। तहव्वुर हुसैन राणा को लाया गया है, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। और भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा संगठित आतंकी हमला था। 26 नवंबर 2008 को ये हुआ था। ये हमला पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने किया था और इसे अंजाम देने के लिए समुद्री रास्ते से 10 आतंकवादियों को मुंबई शहर भेजा गया था। मुख्य तौर पर ये बहुत भयानक घटना थी और ये पूरे मुंबई में घूम घूम कर इन आतंकवादियों ने हमले किए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, होटल ओबेरॉय, होटल ताज, नारीवन पॉइंट, लियोपोल्ड कैफ़े आदि 10 आतंकी ये आए और इन्होंने पूरे मुंबई के प्रमुख स्थानों पर घूम घूम कर हमले किए। लगभग 60 घंटे तक ये मुठभेड़ चली। 166 लोग मारे गए, जिसमें 18 सुरक्षाकर्मी और 26 विदेशी नागरिक भी थे। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं 26/11 के उस दौरान की पुरानी तस्वीरें, फाइल तस्वीरें हैं, जो ये ताज होटल की तस्वीरें हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और एकमात्र जिंदा पकड़ा गया आतंकी आमिर अजमल कसाब, बाद में जिसे 2012 में फांसी दे दी गई। और कसाब पर एक फिल्म भी बनी। कसाब ने जिन जिन लोगों को गोली मारी थी, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में भी हैं, पूरे देश में ऐसे इस 26/11 की आतंकी घटना के पीड़ित हैं। आज उन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। तहव्वुर हुसैन राणा को भारत में लाए जाने को लेकर अलग अलग दावे भी किए गए हैं। और राणा एक ऐसा
शख्स है, ऐसा आतंकवादी है जिसने इस पूरी घटना को रचा। उसके बाद हेडली के साथ उसने जो संधि की, दुरंभी संधि की, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया और हमले से ठीक 2 दिन पहले राणा भारत छोड़कर जा चुका था। तो इस तरीके की घटनाएं हैं, ताज उबेर तमाम, और इसे मरीन कमांडोज ने एक तरीके से काबू किया था। बहुत सारे हमने सैनिक भी इसमें, 18 सुरक्षाकर्मी इसमें सैनिक भी थे, उनको हमने गंवाया था। हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मियों ने इस आतंकी हमले को नाकाम कर दिया था। लगातार इसको लेकर, इसकी जिम्मेदारी तय करने को लेकर तमाम बार इस तरह की पाकिस्तान को भारत ने सबूत भी पेश किए, लेकिन भारत ने कभी भी इस मुहिम को ठंडा नहीं होने दिया। कमोबेश कभी स्लो भी हुई हो, लेकिन विपक्ष का दावा है कि उसके दबाव में ये काम हुआ है और तहव्वुर हुसैन राणा को यहाँ लाया गया है। तो कुल मिलाकर अब मंथन में आज सवाल होगा कि इस घटना के पूरे जो राणा को यहाँ लाने के पीछे उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या होगा। इस हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों को पूरी तरह प्रभावित किया था। आतंकवाद के खिलाफ भारत की विदेशी नीति और आंतरिक सुरक्षा में बड़े बदलाव आए हैं। क्या ऐसा संदेश जाएगा और अमेरिका और अन्य देशों में भी जांच में भारत के साथ सहयोग किया है? तो ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। नहीं, पहले भारत में अपराध करके अंतर्राष्ट्रीय अपराधी और आतंकवादी दूसरे देशों में छिपे रहते थे और हम उनको नहीं ला पाते थे, लेकिन अब राणा के भारत आने के बाद ये संदेश दुनिया में गया है कि कोई बच नहीं पाएगा। भारत की तरफ नज़र उठाकर देख नहीं सकते हैं। और तहव्वुर हुसैन को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में शोर है, क्रेडिट लेने की होड़ है। तो कुल मिलाकर ये घटना उस वक्त हम सब ने देखी, टेलीविज़न स्क्रीन पर इसका सीधे प्रसारण हुआ था। बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तत्कालीन, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था क्योंकि वो अपने फिल्म स्टार बेटे के साथ वहाँ घटना स्थल पर चले गए थे और उनके साथ एक डायरेक्टर भी था, विलासराव देशमुख। तो कुल मिलाकर ये ऐसी घटना है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक एक्स पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पूरी घटना हुई उसके बाद जो उनकी सरकार ने, यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार ने जो प्रयास किए उसी का नतीजा है। एक नींव रखी, एक बुनियाद मजबूत रखी, जिसके कारण ये आज भारत आतंकवाद के मोर्चे पर उसको एक फतह मिली है। बयानात सुनिए अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और दूसरे जो विपक्षी दल के लोग हैं। अनुराग ठाकुर को सुनिए। और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के तहत काम करने वाली हमारी सभी सुरक्षा एजेंसीज, हमारी एंटी टेरर एजेंसीज, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक बहुत बड़ी उपलब्धि और जीत हासिल हुई है। जब मुंबई का हत्यारा 26/11 आतंकी हमले का सबसे बड़ा साजिशकर्ता माना जाने वाला और 160 लोगों से अधिक निर्दोषों के गुनहगार को उसके गिरेबान पर उसकी गर्दन पकड़कर उसे 7 समंदर पार भारत के अंदर घसीटकर न्याय के पथ पर और न्याय की दहलीज पर लाने का काम आज किया जा रहा है। तहव्वुर राणा का जो एक्सट्रेडिशन है, इसका जो प्रत्यर्पण है, यह कोई आम एक्सट्रेडिशन या आम प्रत्यर्पण नहीं है। यह नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिभाषित करते हुए कहा था कि अगर कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, अस्मिता या किसी भी निर्दोष भारतवासी पर हमला करेगा और ऐसी जुर्रत करेगा तो भारत, नया भारत, ऐसे आतंकी को चाहे पाताल से ही क्यों नहीं खोज कर न्याय के पथ पर लाने का काम करेगा और इंसाफ की दहलीज पर पहुंचाने का काम करेगा। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, तहव्वुर राणा आया,
ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सजा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। फर्क इतना ही है, कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, हमने हाथ लंबे करके विदेशों से उनको खींच कर लाए। तो जो कांग्रेस का पंजा है वो सिकुड़ा हुआ था, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, आतंकवादियों को पकड़ने के मामले में, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ लंबे किए और यूं घसीट के तहव्वुर राणा को वो ले आए हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंत्री कह रहे हैं। और सजाद पूनावाला ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा प्रत्यर्पण की प्रक्रिया, मोदी सरकार की भूमिका, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। पी चिदम्बरम पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक पोस्ट किया, उसके बाद कांग्रेस ने उन्हीं के पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया अपना आधिकारिक बयान बताकर। यह प्रत्यर्पण 1.5 दशक की कठिन परिश्रमी और रणनीतिक कूटनीतिक का परिणाम है, जिसकी शुरुआत अगुवाई और निरंतरता यूपीएस सरकार ने अमेरिका के साथ समन्वय से सुनिश्चित की। इस दिशा में पहली बड़ी कार्रवाई 11 नवंबर 2009 को हुई, जब एनआईए ने नई दिल्ली में डेविड कोलमैन हेडली, अमेरिकी नागरिक, तहव्वुर राणा, कनाडाई नागरिक और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया। उसी महीने कनाडा के विदेश मंत्री ने भारत के साथ खुफिया सहयोग की पुष्टि की, जो कि यूपीएस सरकार की कुशल विदेश नीति का सीधा परिणाम था। पी चिदम्बरम ने बहुत संक्षिप्त में वो बातें कह दी। बेनेट कोलमैन हेडली वास्तव में पाकिस्तान का नागरिक था, बाद में अमेरिका में जाकर वो बस गया, और पूरा ये घटनाक्रम इन लोगों ने अंजाम दे दिया। अब आज हम चर्चा इस बात की करने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जिसने भारत में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया हो, मुंबई हमला, उस हमले की पूरी स्क्रिप्ट तहव्वुर हुसैन राणा ने लिखी, और उसके बाद आज वो भारत के शिकंजे में, भले ही थोड़ा वक्त लगा हमें, लेकिन हम उसको लेकर आए ऐसे आतंकवादी को। तो इससे वैश्विक मंच पर भारत जो आतंकवाद की लड़ाई का जो दम भरता है उसको और बल मिलेगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में। संदीप खर्डेकर, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। संदीप, बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार। इस देश के जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट प्रमोद पाहवा हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। पाहवा जी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए वो उनका सीधे लाइव जोड़ना मुश्किल हो रहा है। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। बहुत सारे और भी मेहमान हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सीधे रुख प्रमोद पाहवा की तरफ करेंगे। प्रमोद जी, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की कूटनीति, रणनीति, इस दृष्टिकोण से तहव्वुर और विदेश नीति, इस दृष्टिकोण से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण कैसे देखा जा रहा है, या कैसे देखा जाना चाहिए इसको? देखिए साहब, एक सबसे पहले तो आपको और सभी आपके दर्शकों को प्रणाम। मुझे नहीं देख पा रहे हैं, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। इतिहास आपने बता दिया और राजनीतिक छाती ठोकने और राजनीतिक डंका बजाने के बयान भी आपने सुनवा दिए जी। 2009 में एनआईए ने केस दाखिल किया था, 2011 में यूएस में उसको चार्जशीट किया गया, 2011 में ही इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस दिया, और 2012 और 2013 में तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन को लिखकर भेजा था कि इसका प्रत्यार्पण किया जाए, और आज उसका प्रत्यार्पण हो गया। बड़ी अच्छी बात है, बहुत लोगों को खुशी हो रही होगी, हमें भी खुशी हो रही होगी, होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो उस घटना को देखा है। मैंने
माननीय मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी है ताज के सामने से। फिलहाल बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या है। यदि व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे पूछें तो मेरा तो कहना यही है कि अगर इसका प्रत्यार्पण हो रहा भी होता तो भारत सरकार को मना कर देना चाहिए था और इसको भारत नहीं लाना चाहिए था। मेरा मानना ये है। हो सकता है इससे आप लोग सहमत ना हो, लेकिन कुछ प्रश्न मैं आपके और दर्शकों के लिए छोड़ता हूं, वो उस पर विचार करें और उसका उत्तर दें। पहली बात तो ये है कि अगर इसका प्रत्यार्पण अमेरिकी सरकार ने करना होता 2012-2013 में जब सलमान खुर्शीद ने इसके लिए लिखा था वहां के विदेश मंत्रालय को, तो वो तभी कर देते। उन्होंने इतने समय तक इसको रोक कर क्यों रखा जी। और अगर अब उन्होंने भेजा है तो अमेरिका तो किसी को बिना लाभ उठाते भी नहीं करते। मेरे ख्याल से सबसे स्वार्थी कौम अगर इस दुनिया में कोई है तो अमेरिकन है, जो बिल्कुल स्टेट अवे कहते हैं कि मैं ये आपको दे रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा। और खासकर ट्रंप तो व्यापारी है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसके बदले कुछ लिया या नहीं दिया होगा। अब ये सोचना और इसकी छानबीन करना, शोध करना, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि इसके बदले में हमने किन समझौतों पर या किन के आगे या किन कंडीशंस में इसको एक्सेप्ट किया इससे हम इसका राजनीतिक लाभ उठा सके। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पहले भी घटनाएं हुई, पठानकोट एयरपोर्ट पर हमला हुआ, हमारे यहाँ पुलवामा हुआ, हमारे यहाँ उड़ी हुआ, ये तो 3 बहुत बड़ी घटनाएं हैं और इसमें मारे गए बहुमूल्य जाने, एक कोई छोटा सा भी किसी की जान जाए, एक इंसान की मौत भी पूरी इंसानियत की मौत होती है। तो अगर उसमें हम कुछ नहीं कर पाए तो इस पर हमने किया, लेकिन उसका आगे भविष्य में क्या हो सकता है, जो मेरे अंदेशे हैं। मेरा मानना है कि अमेरिका इसके बदले में कुछ ना कुछ लाभ जरूर उठाएगा और अगर ऐसा होता है, वो आज 6 महीने बाद, 1 साल बाद ये कहता है कि भारत का फलाना आदमी या फलाना नेता या फलाना अफसर हमारे यहाँ अदालत में आरोपित है किसी गुनाह में, या कनाडा ये कहता है कि निजर में इन्वॉल्व है विकास यादव या पन्नू में इन्वॉल्व है, तो आप उनको हमारे हवाले कीजिए और हमारी एजेंसियों को पूछताछ करने दीजिए। हमने पहले एक बार बहुत बड़ी गलती की जब ISI को पठानकोट हमने बुला लिया था। तो क्या हमारी सरकार उस दबाव से मुक्त हो पाएगी कि हम यहाँ के अपने किसी भारतीय नागरिक को अमेरिका को नहीं सौंपेंगे? क्योंकि हमारे पास मना करने के लिए इस समय कोई तर्क नहीं बचा होगा और इसको बुलाकर लाने का अब हमें क्या लाभ होगा। मान लिया इसके ऊपर केस चलता है और फांसी चलती है, तो उस फांसी के चलने में इतने साल निकल जाएंगे कि बुढ़ापे में तो इसकी टांगे तो वैसे ही कब्र में लटकी हुई है और हो सकता है कि तब तक रुखसत ही कर जाए और ना भी करे, अगर फांसी भी चढ़ जाए तो मुझे नहीं लगता कि उससे देश हित में या आतंकवाद पे कोई रोक लगने वाली होगी या उससे कोई फर्क पड़ जाएगा। तो इन चीजों को तो भारत सरकार ने ध्यान में रखा होगा, मेरा मानना तो यही है। और अगर नहीं रखा तो ये शायद कहीं ना कहीं वो भूल कर रहे हैं कि कल को अगर विदेशी या दूसरी ताकतें हमारे भारतीय नागरिकों के ऊपर आरोप लगाने लगे और उनको गिरफ्तारी का मांग करने लगे तो हम क्या जवाब देंगे। हमने अगर जैसे ठाकुर जी, ये धूमल साहब कह रहे थे, अनुराग धूमल या अनुराग ठाकुर जो भी हैं, ये कह रहे थे कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, सब अच्छा किया, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, लेकिन वो हेडली को क्यों नहीं ला पाए? हेडली को भी तो लाना चाहिए था, वो भी इतना ही आरोपित है। और उससे भी बड़ी बात, जब इसके ऊपर केस चलेगा तो हूं कील करकरे की किताब भी खुलेगी और उन सब लोगों के नाम भी आएंगे जो महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी मुशर्रफ साहब ने लिखकर रखी हुई है अपनी पुस्तक में, क्योंकि ये भी तो अपनी तरफ से कुछ तर्क देगा, अपनी तरफ से कोई तो बचाव में कुछ बोलेगा। और अगर वो ऐसा करता है तो क्या हम फिर से उसी रूटीन पर चले जाएंगे या उन्हीं आरोप प्रत्यारोपों में चले जाएंगे जो हमारे समाज की और हमारी एकजुटता की छवि को खराब करते हैं? तो इन प्रश्नों को लेकर मैं आपको सौंपता हूं, आगे से बात करते हैं, जुड़ा रहेगा। थैंक यू। आप बने रहिए, प्रमोद पाहवा जी आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद पाहवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, जिनसे हम बात कर रहे थे। हमारे साथ किशोर समंदर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाराष्ट्र के
वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश पूर्व IAS हैं, IPS हैं, माफ़ कीजिएगा, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुख किशोर समंदर का। किशोर जी, अभी एक्सपर्ट प्रमोद पाहबा जी को हम सब ने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई ये अच्छी बात है, हमें प्रसन्नता हो सकती है, लेकिन रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर वो इसको बहुत बेहतर कदम नहीं मानते। प्रमोद पाहबा एक एम्बेसडर रहे हैं, तमाम देशों में उन्होंने काम किया है, पाकिस्तान समेत तमाम देशों में वो रह चुके हैं। वो कह रहे हैं इससे कुछ बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, पॉलिटिकल माइलेज ज़रूर आप ले सकते हैं, पपेट की तरह उसको यहाँ घुमा कर ताऊ राणा को, लेकिन उससे कोई बहुत आपको फ़ायदा नहीं होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से लड़ाई में और बहुत सारी चीज़ों से लड़ाई में। आप ये कह सकते हैं कि हम पंजे में अब घसीट कर ले आए, ये कर दिया। कह रहे जब केस खुलेगा तो फिर हेडली की भी डिमांड होगी, हेडली को आप नहीं लेकर आए, तो बहुत सारी बातें आएंगी, चलेंगी। लेकिन फिलहाल इसको हम बहुत पॉजिटिव मानकर इस चर्चा को बढ़ा रहे हैं कि क्या इस पूरी घटना के बाद जिन लोगों के परिवार नहीं रहे इस घटना में, हेमंत करकरे उस समय TS के चीफ थे महाराष्ट्र के, बहुत सारे लोग, तमाम निर्दोष लोग मारे गए, तमाम वो स्थिति, क्या ये घटनाक्रम जो प्रत्यर्पण का हुआ है, क्या उन परिवारों को थोड़ा सुकून नहीं देगा? किशोर समंदर। सर जी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने जो ये इशू लगा दिया, ये बहुत अच्छी बात है। ये कांग्रेस पार्टी रहने दो, बीजेपी पार्टी रहने दो, ये तहूर राणा को लाने के लिए 2014 से बीजेपी पार्टी सत्ता में है, इसके पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। तो ये दोनों ने ऐसा लगा दिए कि जनता की भूल कर रहे ये दोनों भी, कि आज की तारीख में तहूर राणा को जो अपने यहाँ बम्बई में 26/11 का जो ब्लास्ट हुआ, इसमें से जो मारे गए लोग, वो मारे गए लोग तो वापस नहीं आने वाले। इन्हों खाली अपने लिए, अपने फायदे के वास्ते हम खींच के लाएंगे, घसीट के लाएंगे, ये करेंगे। अगर समझो इनको बहुत ही शौक है कि ऐसे आतंकवादियों ने हमला कर दिए, और हमला कर दिए, ये गलत ही बात है। इनको जगह पे मारना चाहिए। किशोर जी, आप क्या बात कर रहे हैं? इसमें क्या फायदा होने वाला है किसी का? आज भी संदीप जी बीच में डिस्टर्ब मत करिए। संदीप जी ये दिक्कत हो गई, हमें लगता है कि ये दिक्कत हो गई है। बीजेपी के लोगों को क्या ये बताया जाता है कि आप बीच में डिस्टर्ब करें लोगों को? आपका नंबर आएगा, मैं आपको मौका दूंगा, बोल दीजिएगा। आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। देश के जवान शहीद हुए हैं, मेरे देश के पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं, सामान्य नागरिक शहीद हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? किशोर जी को बोलने दीजिए, अभी अपनी बारी में बोलिएगा। बोलिए किशोर जी। नहीं, ये गलत बात करेंगे तो कैसे सुन लेंगे हम? अरे यार, हद कर दी भाई आप लोगों ने। ये हमको लगता है आजकल सभी को ये बताया जाता है कि आप बीच में दूसरों को डिस्टर्ब करें, गलत बात है। खाडेकर जी ये गलत बात है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, गलत बात है। आपका जी बारी आए, आप अपनी बात करिएगा। अभी आप किसी को डिस्टर्ब थोड़ी कर सकते हैं, सारे लोगों का मुंह थोड़ी बंद कर देंगे आप, सारे लोगों का मुंह नहीं बंद कर देंगे। वो अपने विचार रख रहे हैं, उनको रखने दीजिए, बोलिए। तब सत्ता में क्यों नहीं आए? ठीक है, मैं इसको उलझाऊंगा नहीं, मैं सत्ता उसमें नहीं उलझाऊंगा। मैं देश की बात कर रहा हूं कि इससे तो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो भारत एक मजबूत कदम भारत ने रखा, मैं तो ये मानता हूं। किशोर जी, आपकी बात सही है, मगर ये जो आज चालू है, तो जब भी अपने अमेरिका के साथ में संबंध बहुत अच्छे थे, मोदी साहब के संबंध बहुत अच्छे थे, तो जब इस लाना चाहिए था ना। आज क्यों ऐसा हो गया? आतंकवादी को तो आतंकवादी ही है, उनमें से कोई मायने नहीं रखता कि उनको माफ करना चाहिए, उनको जगह पे मारना चाहिए, ये हम भी सोचते हैं। क्योंकि देश तो भारत आया है, भारत आया, मुकदमा चलेगा, सजा होगी, फांसी दी जाएगी, ये सब तो होगा ना। और ये 1-2 दिन का काम होता नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मसला होता है तो वहां भी तमाम कानूनी प्रक्रिया होती है। किशोर जी, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। बराबर है, कानूनी प्रक्रिया हो जाती है, उसके लिए कितना टाइम चाहिए? ये भी टाइमिंग चाहिए ना। अपने ताल्लुकात तो अमेरिका में अच्छे है ना सर, तो ये 2 साल पहले, 5 साल पहले क्यों नहीं हुआ? बीजेपी का ही तो राज था। मैं इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, तू मैं के बजाय चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। संदीप खड़ेकर जी, ठीक बात है, हर आदमी के अपने विचार हो सकते हैं। भारत इसीलिए लोकतांत्रिक देश कहा जाता है कि आप किसी के विचारों को आप रौंद नहीं सकते,
आपको कोई अधिकार नहीं है, हमको कोई अधिकार नहीं किसी के विचारों को मैं होने दें। आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन ये अगर कोई आज मेरे आप देश के आपकी खिलाफ- बात सुनिए श्रीमान जी, सुनिए। आपकी बात मुझे कोई पसंद ना आए तो मैं आपके विचारों को थोड़ी रहने दूंगा। आप अपनी बात रखिए, आपको अपनी बात रखने का हक है, उनको उनकी बात रखने का हक है। एक बात ये बताइए मुझे संदीप जी कि किसी भी चर्चा में अगर कोई मेरे देश के खिलाफ बात कर रहा है, कोई नहीं देश के किसी खिलाफ भी बात कर चर्चा रहा, में सारी अगर- ठेकेदारी आप ही लोग क्यों ले लेते हैं? कोई देश के खिलाफ बात नहीं कर रहा, आप ही देशभक्त थोड़ी, सारे यहाँ राष्ट्र विरोधी नहीं बैठे हैं। ये कोई गलत बात है। देश की ठेकेदारी लेना आप लोग बंद कर दीजिए। सुनिए, गौर से देश की ठेकेदारी आप भी गौर से सुनिए। देश की ठेकेदारी आपकी नहीं है, देश की ठेकेदारी संदीप आपकी नहीं है सिर्फ, सारे लोग हम भारत में पैदा हुए हैं। ये गलत बात है भाई। सारे सबसे बड़े ठेकेदार आप भी हो गए, सारे लोग देश विरोधी हो गए। ये कौन सी बात है भाई? आप अपनी बात रखिए, दुनिया का ठेका मत लीजिए। मैं बहुत, मेरी चर्चा बहुत, देखिए मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं संदीप खंडेलकर, बहुत विनम्रता से मैं कह रहा हूं, ये चर्चा बहुत गंभीरता से मैं करता हूं। आप मेरे शो में पहली बार आए, बहुत स्वागत है आपका। बहुत विनम्रता से मेरा निवेदन है। सुनना ही नहीं चाहते हैं, मैं आप हमें बेवजह गलत साबित कर रहे हैं। आप इसी में समझ आया कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय आप समझ आया कर रहे हैं। समझ आया मत आप करिए। मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? बोलिए, मुझे हक है कि नहीं बोलने का? बोलिए। किशोर जी ने जब ये वाक्य वहां पे आपके सामने कहा कि ये अपने फायदे के लिए तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण किया है, मेरे ख्याल से ये बात पूरी तरह गलत बात है। किसका फायदा? आप देखिए, देश में शहीद हुए हैं लोग। मुंबई में हमारे अशोक कामटे जी से लेके हेमंत करकरे तक, एक तुकाराम मुंबासे जैसा हवलदार इसमें शहीद हुआ, कई बेजान नागरिकों की जान गई है। अब तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जैसे 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री देश में बैठे हैं ना, इसलिए हुआ है। ये प्रत्यार्पण केवल अजीत डोवाल जैसे, एस जयशंकर जैसे विदेश मंत्री हैं, हमारी सारी ताकत हमने वहां पे लगाई और उसका प्रत्यार्पण हुआ। अब इस प्रत्यार्पण का फायदा क्या है मैं आपको बताऊं तो, इस प्रत्यार्पण के कारण जब तहव्वुर राणा की पूरी पूछताछ होगी तो इसमें कौन कौन मास्टरमाइंड थे, किस किस का हाथ था, पाकिस्तान में ये साजिश किस तरह से हुई, ये सारी बातें उजागर होंगी। और अगर किशोर जी ये नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं कि अभी विश्व में हिंदुस्तान विश्व गुरु बन चुका है, बन रहा है, उस रास्ते पर पहुंच चुका है। और जब हम पाकिस्तान की सारी गलतियां दुनिया के सामने उजागर करेंगे तो हिंदुस्तान की ताकत विश्व में, यूएन में और भी बढ़ेगी। और हम हमारे विदेश जो शक्तियां हैं जो हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाहती हैं, जो आतंकवाद के माध्यम से इस देश को तोड़ना चाहती हैं, उनके खिलाफ की सारी कार्रवाइयां ये ज्यादा मजबूती के साथ हम दुनिया के सामने रख पाएंगे। इसलिए मेरा यही कहना है कि ये प्रत्यार्पण जो हुआ है, तहव्वुर राणा को जो हमने घसीटकर हिंदुस्तान में लाया है, ये पाकिस्तान की जो नकाब है, पाकिस्तान का जो चेहरा है आतंकवाद का, ये दुनिया के सामने खुला करेगा। और तहव्वुर राणा के माध्यम से इस पूरी साजिश में कौन कौन थे, खाली पाकिस्तान था या और भी कोई देश थे, कौन सी एजेंसियां काम कर रही थी, ये कौन कौन लोग थे, उन सब के नाम इसमें उजागर होंगे। और बोलिए। और बस यही है कि हम सब उस बात के लिए आप सबका मतलब जिसको ये बताएंगे, हमारी सारी एजेंसियों का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के एक शत्रु को, हिंदुस्तान में गड़बड़ फैलाने की कोशिश करने वाले एक आतंकवादी को यहां पर घसीट कर लाया, उसको पकड़ के लाया है। और इसके कारण अब मेरा देश गर्व से सारे दोषियों को एक न एक दिन पकड़ के लाएगा। और उन सभी को, ये नया हिंदुस्तान है किशोर जी, ये घर में घुसेगा भी और घुसकर मारेगा भी। जिन जिन के नाम इसमें आएंगे, आपको मालूम है पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में कितने आतंकवादी मारे गए हैं, आप जानते हैं? अरे अमेरिका जब अपने शत्रुओं को उनके देश में घुसकर मार सकता है, इजराइल अगर अपने शत्रुओं को उनके देश में घुसकर मार सकता है, तो मेरे हिंदुस्तान का सैनिक भी उतनी ही शक्ति रखता है। वो भी इस देश के हर दुश्मन को उसके घर में घुस के मारेगा। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी 56 इंच की छाती वाला एक बेजोड़ विश्व गुरु हिंदुस्तान में है, जो प्रधानमंत्री है, उनके नेतृत्व में ही ये सब सफल होगा। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप संदीप आप बने रहिए, संदीप आप बने रहिए, मुझे एक ब्रेक पर जाना है।
एक ब्रेक ले रहा हूँ, चर्चा बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। जाहिर सी बात है कि जो ये 26/11 का इंसाफ है, सियासत इसमें बेहिसाब है और एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है। छब्बीस 11 का इंसाफ, सियासत लगाए हिसाब। तो सियासत ने हिसाब किताब शुरू कर दिया है अपने तरीके से। 56 इंच 52 इंच हमने ये किया, उन्होंने ये किया, ये शुरू हो गया है। लेकिन सवाल देश का है, और देश का जो कसूरवार है, गुनाहगार है, एक आतंकवादी जिसने मुंबई को दहला दिया, पूरे देश को दहला दिया, भारत की आर्थिक राजधानी की कमर तोड़ दी थी मुंबई की, वो आतंकवादी भारत की सरजमी पर लाया गया है। तो जाहिर सी बात है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। और इससे बहुत सारे जो राजफास होंगे, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की, उसमें इजाफा होगा। हमारा जो दृढ़ निश्चय है वो एक तरीके से दूसरों को समझ में आएगा कि भारत को छेड़ो मत, नहीं छोड़ेगा नहीं। ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है। और जब से, जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि भाई हमने ये किया, तो ये परंपरा को मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। जो भी सरकारें होती हैं वो भारत सरकार होती है, वो ना मोदी की सरकार होती है, ना मनमोहन की सरकार होती है, ना मेरी सरकार होती, ना तेरी सरकार होती है, भारत सरकार होती है, वो सभी की सरकार होती है। तो सरकार जब शब्द आ जाता है तो फिर वो वहाँ विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। वो मेरा देश है, मेरा भारत है। सीधे रुख करेंगे मनीष शर्मा का, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा, इसके राजनीतिक और कूटनीतिक परिणाम हमें क्या देखने को मिलेंगे, और इससे हमारी जो ताकत है वो किस तरीके से बढ़ेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना मोस्ट वांटेड आतंकवादी था, अमेरिका के चंगुल से, या यूँ कहें कि अमेरिका के जो उन्होंने उसको रखा था, वहाँ से लाना भी कोई बहुत साधारण बात नहीं है। मनीष, मनीष अनम्यूट करिए इसे। इजराइल ने भारत की बहुत बड़ी जीत और कूटनीतिक रणनीतिक जीत बताया है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनीष जी, मैं तो बस इसको इस रूप में थोड़ा देख रहा हूं कि ये इतने सालों बाद ये वापसी हुई है, और थोड़ा ऐसे समय हुई है कि मोदी जी थोड़ा अभी बहुत ज़्यादा थोड़ा संकट में है। मतलब अंदरूनी राजनीति में भी और वैश्विक राजनीति में भी। अंदरूनी राजनीति में ये हो रहा है कि 24 को थोड़ा जनता ने भी झटका दिया है। उसके बाद जो आरएसएस के साथ जो उनके संघर्ष थे, तो उसमें उनको नागपुर जा कर के वहाँ जाना पड़ा है। और इधर ट्रम्प साहब लगातार जो है टैरिफ वार और बहुत सारी बदजबानी, आमतौर पे आप देखेंगे भारत को टैरिफ किंग, और उसमें सरकार को बहुत बोलने की स्थिति नहीं रह गई है। तो बहुत थोड़ा खराब स्थिति है इस समय। तो हम तो इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि राणा का यहाँ आना थोड़ा उसमें राहत देने वाला है। थोड़ा इसको, इस सरकार को भी और इस सत्ता को भी थोड़ा इससे एक राहत मिलेगी। भारत के अंदर थोड़ा 56 इंच वाला जो सीना दिखाना है, उस लिहाज से थोड़ा राहत मिलेगी। अभी मैं देख रहा हूँ उनके कई प्रवक्ता और कई उनके मंत्री इस पे ताल ठोक रहे हैं। तो इसलिए हमको तो वो कोई ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि के बतौर नहीं देख रहा हूँ। मैं तो देख रहा हूँ कि मोदी जी जिस दौर में फंसे हुए हैं, जिस तरह के अंदरूनी और बाहरी राजनीति में, भाजपा आरएसएस के अंदर भी, जनता के बीच भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जिस तरह का उनका फसान है, तो उसमें थोड़ा ये राहत शायद दिया है अमेरिका ने ये 10 सालों के बाद। तो अब उसमें क्या, उस पर आगे क्या, उसको अगर आप उसको केवल आतंकी वाले एंगल से भी देखें, तो वो जो उसका जो मेन मास्टरमाइंड है उसको तो बचा लिया गया है, उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। वो उसको अमेरिका ने अपने पास सेफ रख लिया है।
एक प्यादा टाइप यहाँ भेज दिया है। तो ठीक है, अब लोगों को लग रहा है कि इससे अगर कोई बहुत जांच पड़ताल के बाद बहुत कुछ मिल जाएगा, हासिल हो जाएगा। जो घोषित बात थी वो जेटली को लेकर के, उसका क्या नाम है, हेडली हेडली उसको तो बचा लिया गया है। तो मैं तो इसको बस थोड़ा एक फौरी तौर पे मोदी जी के लिए राहत देख रहा हूं, और अगर मोदी जी देश हैं तो देश के लिए भी राहत देख रहा हूं। मैं इतना ही इसमें देख रहा हूं। ठीक है मनीष, मैं लौटूंगा। जयप्रकाश पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, इस तरीके से जो जिस आतंकवादी को इतने वर्षों बाद हम प्रत्यर्पण यहाँ लेकर आए, आप क्या इस बात पे मुतमईन हैं कि 14-15 साल पहले जो घटना हुई है, उस घटना का इंट्रोगेशन या उस घटना के साक्ष्य या उससे हम क्या बहुत कुछ उगलवाने की स्थिति में हैं एक पुलिस अफसर के तौर पर? क्या ऐसा संभव, ऐसा होता है जयप्रकाश जी? नहीं, निश्चित रूप से संभव होगा। यहाँ चौहान साहब ये देखिए कि ये मुंबई की जो 26/11 की घटना है वो बहुत बड़ी घटना है निश्चित तौर पर, और उसके पीछे एक संस्थागत प्रयास था पाकिस्तानी एजेंसियों का। और जब इसका स्ट्रेचर देखेंगे अभी तहव्वुर राणा का, तो ये पाकिस्तान की सेना में जैसा बताया जाता है, जो अखबार और न्यूज चैनल से हम लोगों ने सुना है, कि पाकिस्तानी सेना में ये डॉक्टर रहा है जी। तो निश्चित रूप से एजेंसी के बीच में इसकी गहरी पैठ है, और आईएसआई वगैरह में भी इसकी पैठ होगी। और पूछताछ से ये बात स्पष्ट होगी कि जो हमारी ये 26/11 की घटना थी, इसमें किस किस स्तर के लोग इन्वॉल्व थे। जी, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग इसके टच में रहे होंगे। तो इससे पूछताछ से ये हमको लाभ मिलेगा कि कौन कौन सी एजेंसियां और किस लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं। उससे भविष्य में भी आतंकवादी घटनाओं को रोकने में काफी मदद मिलेगी। और जो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज भी होगा, सजा होगी। और जो दूसरे देशों में जा कर के रह रहे हैं और हमारे देश में इस तरह की घटना अंजाम दे रहे हैं, उनके विषय में भी जानकारी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तहव्वुर राणा का एक अखबार के दफ्तर पर हमला करने की घटना में शामिल होने की बात रही है जी, शायद डेनमार्क में। जी। तो ये बड़ा आतंकवादी है उस नजरिए से देखे जिसका इंटरनेशनल कनेक्शन है, न केवल पाकिस्तान में बल्कि दूसरे देश में कनेक्शन है। इसलिए पूछताछ पर निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होगी, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने में बहुत मदद। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात। एक पुलिस अफसर रहे हैं जयप्रकाश जी, उन्होंने एक पुलिस अफसर की तरह सोच जो होनी चाहिए थी कि भाई इंट्रोगेशन हम करेंगे, पूछताछ करेंगे, ठीक है, जो कुछ हुआ उसको हम लौटा नहीं सकते, लेकिन जो लोग शामिल थे वो उन पर प्रकाश डाला जा सकता है, वो और भी क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जो राज अगर हम इससे उगलवा पाते हैं राणा से, तो निकट भविष्य में उस तरीके की घटना या उस तरीके की मोडस ऑपरेंडी जो आतंकवादी संगठनों की है, कम से कम उसके लिए हम कोई रणनीति बना पाएंगे। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस पूछताछ में। हमारे साथ महेंद्र सिंह लगातार जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं दिल्ली से। महेंद्र सिंह, राणा का प्रत्यर्पण कूटनीतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे कैसे देखा जाए? दुर्गेन जी, मैं इसको दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण मानता हूं। राजनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और बिना किसी लाग लपेट के ये कहना चाहिए कि मोदी सरकार की ये बिल्कुल सफलता है। अब उसका राजनीतिक लाभ हर सरकार लेती है। अगर सपोज करिए कांग्रेस की सरकार होती और वो प्रत्यर्पण कराती तो वो क्या नहीं लाभ लेती? बिल्कुल लेती। निश्चित तौर पर ये सरकारों को क्रेडिट और डिस्क्रेडिट दोनों चीजें मिलती है। डिस्क्रेडिट अपने मन से नहीं कोई लेता है और क्रेडिट अपने मन से लेता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो राजनीतिक तौर पर जो फायदा होगा वो सरकारें, हर देश की सरकारें लिया करती हैं, वो ये सरकार भी लेगी। इसमें कहीं कोई मैं उस पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज है कि जो कूटनीतिक तौर पर और क्या इसके मायने हैं, वो निश्चित तौर पर कूटनीतिक तौर पर भी इसके मायने हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देश से प्रत्यर्पण कराना थोड़ा टेढ़ी खीर है।
कोई बहुत आसान नहीं है, कोई ऐसा छोटा मोटा कंट्री नहीं है जहां से हम प्रत्यर्पण को दबाव डाल के या किसी तरीके से ले आए। ठीक बात है। यहाँ पर बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं और बहुत सारे सबूत देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, पता नहीं तो उसके बाद वो प्रत्यर्पण हो पाता है, संभव हो पाता है। तो ये निश्चित तौर पर हमारी एजेंसियों की जीत है, जिन्होंने लगातार इस पर काम किया। और ये भी देखना चाहिए कि जो 2008 में इतना बड़ा मामला हुआ था, इतने लोग मारे गए, करीब 165-66 लोग मारे गए थे उसमें, कई पुलिस अधिकारी, हेमंत करकरे जैसे बहुत शानदार अधिकारियों को हम लोगों ने खोया। तो अब उनके परिवार के लोग, हेमंत करकरे को या तमाम लोगों को हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जब कोई अपराधी, आतंकवादी जो उस घटना में शामिल रहता है उसको लाते हैं, गिरफ्त में लेते हैं, कानूनी प्रक्रिया के अंदर लाते हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़ी अंदर राहत मिलती है कि भले ही देर हो गई लेकिन हम वो कामयाब हो पाए हैं। जैसे इजराइल की बात करते हैं, इजराइल कभी नहीं बोलता, वो 20 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल बाद भी वो अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। तमाम इतिहास में ऐसी घटनाएं हैं। तो ये हमें कभी नहीं बोलना चाहिए कितने दिन हो गए, इसका कोई लेना देना नहीं है। 10 साल में ला पाए, 20 साल में ला पाए, 25 साल में ला पाए, हमें फॉलोअप करना चाहिए। हम पीछे क्यों हटें? आखिर एक आतंकवादी घटना हुई थी और उस आतंकवादी घटना में बहुत सारे लोग मारे गए, शहीद हुए, तो हम क्यों भूल जाएं? हम इसलिए सिर्फ भूल जाएं कि राजनीतिक लाभ कोई पार्टी ले लेगी और इसलिए ये चीज खराब है या इसलिए अभी नहीं करना चाहिए, बाद में करना चाहिए। टाइमिंग अपने हाथ में नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी इतना अगर दोनों देशों के बीच में इतनी दोस्ती होती तो जो टैरिफ वॉर है उसमें जिस तरीके से डोनाल्ड साहब कह रहे हैं लगातार, वो बहुत खराब तरीके से भारत को पेश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारे लिए बहुत काइंड हार्टेड हैं और वो बड़ी मदद कर रहे होंगे कि चलिए साहब हम अपने मित्र की मदद कर देते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि डोनाल्ड साहब इतने आसान राजनीतिक तौर पर नहीं माना जाना चाहिए उनको कि वो ऐसी मदद करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये एजेंसियों की, सरकार महेंद्र सिंह, एक जानकारी और आ रही है कि टैरिफ पर 90 दिनों की रोक भी लगा दी गई। हमारे सहयोगी मुझे बता रहे हैं कि चीन को छोड़कर बाकी सारे देशों पर 3 महीने की रोक लगा दी है ट्रंप प्रशासन ने। कल रात में ही फैसला हो गया था उसका, वो 90 दिन के लिए कल रात में ही फैसला हो गया था उसमें। वो बेसिकली उसमें उनके मित्र हैं जो शेयर्स डूब गए थे, वो बहुत बड़े संकट में थे। वहां की सारी कंपनियां, आईटी कंपनियां बड़े संकट में थी अमेरिका की। तो 90 डेज के लिए पॉज किया, उसके बाद धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। अभी चाइना के साथ भी उनका वो चल रहा है, वो भी धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ट्रंप साहब यू टर्न लेते हैं, पहले के शासनकाल में भी उन्होंने यू टर्न बहुत लिए थे, अभी भी लिया है। तो और इसमें उसका टैरिफ वार में देखिए उनका फिर फायदा कर लिया उन्होंने, सारी कंपनियों के शेयर्स बहुत तेजी से ऊपर आ गए हैं उनके, तो वो एक ठीक कर लिया उन्होंने। लेकिन इसमें निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि ये कानून के दायरे में रहते हुए ये जो प्रक्रिया फॉलो की गई है, ये निश्चित तौर पे एजेंसियों की जीत है। और ठीक है, इसके राजनीतिक मायने होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। होते हैं ऐसी घटनाएं, जब होती हैं तो राजनीतिक लाभ सरकारें लेती हैं। मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं उनका, लेकिन ये स्वाभाविक है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहूंगा नहीं बोलिए, आप बेखौफ होकर बोलिए। हम पत्रकारों की ये दिक्कत है कि मान लो बीजेपी वाले कहने लगे कि आप कांग्रेस के एजेंट हैं तो हम बोलना बंद कर दें। क्यों ये बोलना बंद कर दें? हमको बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कांग्रेस से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम बोल रहे हैं, ये हमारा विचार है, हम धस के बोलेंगे। बिल्कुल 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 जी, वही मैं कह रहा हूं। तो कांग्रेस भी क्रेडिट लेती है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस क्रेडिट नहीं लेती कि भाई हम लेके आए तो हम क्रेडिट ना लें, लेंगी, सरकारों का काम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चुनाव में भी इसका क्रेडिट लिया जाएगा। जब चुनाव में हमला हुआ था, भारत के जवान शहीद हुए थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद मांगा था कि पहला वोट क्या आपका शहीदों के नाम मिल जाएगा क्या, पुलवामा के शहीदों के नाम। तो ये नहीं, भारत में ये हुआ है। दिक्कत महेंद्र सिंह ये है ना कि भारत में ये सब होता रहा है कि शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए हैं, तो इसलिए इतने गंभीर विषय को बड़ा नाटकीय बना देते हैं राजनीतिक दलीय। इतना गंभीर विषय है, इतनी बड़ी सफलता है, लेकिन इसको नाटकीय बना देते हैं केवल क्योंकि उनके पूर्व के आचरण को लोग ध्यान में रखकर टिप्पणियां करते। ये बहुत दुखद है।
बिल्कुल, ये बहुत दुखद है, देश के लिए बहुत दुखद है। जो जो जिस तरीके से कहा जाता है ना कि देश के लिए हम कर रहे हैं, नहीं, वहां फिर कहीं एक लगता है कि सीरियसनेस देश दिखानी चाहिए के लिए राजनीतिक नहीं। दलों को। सीरियसनेस दिखानी चाहिए दोनों सभी पार्टियों को। ऐसा नहीं कि हर मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर देना और हर मुद्दे को बहुत अगंभीर बना देना, बहुत मतलब उसकी कोई फिर वैल्यू ना रह जाना। हर एक मुद्दे को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। देश की के लिए एक गंभीर प्रयास होने चाहिए और सोच एक डेवलप होनी चाहिए पूरा एज ए नेशन, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हो। तो लेकिन ये दिखता नहीं, सीरियसनेस ये दिखती नहीं है। और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये गंभीरता वो नजर नहीं आती, वो सत्ताधारी पार्टी में भी नजर नहीं आती। अभी देखना, प्रवक्ता जितने हैं अभी सत्ताधारी पार्टी के, भले वो शीर्ष नेतृत्व से वो बात बाद में आए, नीचे के लोगों में वो पहले आ जाता है कि देखिए साहब ये 56 इंच की छाती, देखिए साहब, ये जो नैरेटिव सेट होने लगता है वो फिर डाइवर्ट हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को वैसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि ये बड़ा मसला है, इसको उसी तरीके से लेना चाहिए। थैंक यू महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रमोद पाहवा जी अगर जुड़े हैं तो मेरा उनसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रमोद जी, भारत आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है, हमने भी लगातार आतंकवाद का दंश झेला है। हमारे दो एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री, राजीव गांधी उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। दो प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री हमने खोया है। पंजाब के मुख्यमंत्री थे बेन सिंह, मुझे वो विजुअल देखकर आज भी रूह कांप जाती है कि रिमोट से उड़ा दिया था उनको, सचिवालय से निकल रहे थे। इतना नुकसान हमने झेला है, उसके बाद भी जो हमारी लड़ाई बहुत दृढ़ता के साथ में है आतंकवाद के खिलाफ। और आडवाणी जी ने कभी कहा था जब अमेरिका में हमला हुआ था आतंकवाद, अब देखो जब आप होगा कि उसमें तो फटे में टांग अड़ाते रहते हो इधर उधर। इस आतंकवाद के खिलाफ कहीं 2 कदम आगे बढ़ पाया है या हमारी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है क्या? प्रमोद पाहवा। परिभाषा नहीं हुई। किसी को हम आतंकवादी कहते हैं तो कोई दूसरा उसको मुजाहिदीन कहता है, उसको स्वतंत्रता सेनानी कहता है। इजराइल वाले गाजा वालों को आतंकवादी कहते हैं तो गाजा वाले इजरायली को आतंकवादी कहते हैं। इसका निर्णय कब और कैसे होगा, ये सब देशों के अपने अपने हित हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। और जहां तक विदेश नीति की बात है या एजेंसी से संबंधित बात है, तो मेरा मानना ये है कि विदेश नीति और एजेंसियों के काम में कोई भावनाओं का ना स्तर होता है ना स्थान होता है। और ये बड़ा दुखद है। इसका एक दुखद पहलू है कि आज तौवर राना के प्रत्यार्पण पर भी राजनीति हो रही है और अपने अपने डंके पीटे जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सर, मैं बीजेपी को एक बात के लिए तो बड़ा सुखद और उनको साधुवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी ने भी इस प्रत्यार्पण में देरी के लिए औरंगजेब को या नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था, वो कहते थे कि औरंगजेब ने निकल के और अमेरिका वालों को बहका दिया और उनको गलत फहमी में डाल दिया, जिसकी वजह से 13 साल बाद हमारे यहाँ आया है। और दूसरी सब महत्वपूर्ण, अब मैं थोड़ा सा मजाक से हट के और एक सीरियस नोट पे बात करता हूँ। सभी विद्वान लोग बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ इस तरीके की जितनी भी प्रत्यार्पण होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, इनको हम लोग मानते हैं कि ये चिन्ह है। हर देश के पास, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, रशिया, एक दूसरे के देशों के कोई ना कोई नागरिक और कैदी ऐसे होते हैं जिनको आवश्यकता पड़ने पर चिन्ह की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी को ये लगता है कि हम कल परसों इसको फांसी पर टांग लेंगे और अपना बदला ले लेंगे या उनको आपके कथन अनुसार पीड़ितों को न्याय मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल उनको अपनी ये गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। और उनको याद रखना चाहिए कि हमारा एक कुलभूषण जाधव भी पाकिस्तान की जेल में बंद है, जिसके ऊपर अब चर्चा और बात करनी बंद कर दी सब लोगों ने। उसका कोई जिक्र ही नहीं होता। एक बार उसकी पत्नी और माताजी को मिलवाया और वहां पर भी उसका तमाशा बनवा दिया गया। उसके बाद हमारी भारत सरकार की तरफ से या किसी भी इदारे की तरफ से उसकी कोई खैर खबर भी नहीं ली गई कि वो किस जेल में है, किन परिस्थितियों में है। तो अगर हम अपने नागरिक की चिंता नहीं करते हैं तो दूसरा अपने नागरिक की चिंता क्यों करेगा?
और अमेरिका ने अगर 13 साल तक इसको संभाल के रखा था तो मेरा मानना है कि उसने इसको सिंह की तरह इस्तेमाल किया होगा और इसका कोई ना कोई लाभ वो लेगा, जो आज नहीं तो कल आप जरूर बता देंगे, क्योंकि आप पत्रकार हैं। आप, मेरा मानना है कि आप टीवी रोड की हवेलियों के पेटीदार नहीं हैं। जी धन्यवाद। मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद 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 बहुत। भारतीय जनता पार्टी के नेता, महाराष्ट्र के प्रवक्ता संदीप खड़ेकर की तरफ मैं फिर रुख करूंगा। संदीप जी, ये बड़े गंभीर विषय है और ये लाख कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये कोई छोटा घटनाक्रम है। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है कि एक आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जिसने भारत को सबसे बड़ी आतंक की चोट दी थी, वो आज कम से कम हमारे जो वो लोग हैं जो परिवारों ने, शहीदों के परिवारों ने अपने परिजनों को खोया, वो सैनिक भी हैं, असैनिक भी हैं, तमाम ऐसे लोग, तमाम निर्दोष लोग हैं। 2-4 लोगों को मैं जानता हूं जो शिवाजी टर्मिनस प्लेटफॉर्म पर लेटे थे, उनको गोलियां लगी। मैं उनसे मिला हूं बाकायदे जाके, कि उन्होंने पूरा घटनाक्रम भयावह बताया है, किस तरीके से स्थितियां बनी। ऐसे में क्या इस तरीके के जो घटनाक्रम हैं उन पर क्या राजनीति होनी चाहिए, या उनको गंभीरता के साथ में इस देश के सामने रखना चाहिए? प्रमोद जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, उस पर से सारी राजनीति की बातें यहाँ पे शुरू हुई। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस हिंदुस्तान के सारे 150 करोड़ लोगों ने आज इस बात का स्वागत करना चाहिए कि हिंदुस्तान के ऊपर सबसे खूनी हमला करने वाला जो आतंकवादी है, उस आतंकवादी को अमेरिका से इतनी कोशिशों के बाद देर से क्यों न हो हम अपने देश में ला सके, और अब इस देश के कायदे कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी, उससे पहले उससे पूछताछ होगी। लेकिन यहां मैं कुछ और ही सुन रहा हूं। जिस तरह से प्रमोद जी अपने दलीलें पेश कर रहे हैं कि अच्छा हुआ इन्होंने नेहरू जी को दोष नहीं दिया, औरंगजेब को दोष नहीं दिया, मेरे ख्याल से इस तरह की बातें करना ये अपने आप में उनकी मानसिकता को उजागर करता है, और इस पर से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो किसी भी हालत में खुश नहीं है। अगर हमने तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण किया तो इस देश की मिट्टी से जुड़े हर इंसान को इसकी खुशी होना चाहिए। राजनीति कब होती है? जब अगर उस आदमी के खिलाफ की बातें गलत तरीके से पेश की जाती हैं, तब हम राजनीति की बात करते हैं, तब हम हमारे सरकार की उपलब्धि की बात करते हैं। वरना इस देश में तो आप जानते हैं हर मिनट राजनीति से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि महेंद्र सिंह जी ने या जयप्रकाश जी ने बहुत सलीके से अपनी बात रखी और उन्होंने इस देश के नागरिकों की मानसिकता को उजागर किया। उन्होंने राष्ट्रभक्तों की भावना को यहां पर प्रस्तुत किया। वहीं पर प्रमोद जी जिस तरह से बात इस तरह काम नहीं करते। आज पता नहीं किसी मोड में हैं वो लोग, ऐसा नहीं करते। अभी अगली आप डिबेट में आएंगे तो आपको लगेगा सबसे खराब आदमी है लोग। वो किसी विशिष्ट विचारधारा का यहाँ पे अपने उजागर करने आए हैं। अच्छा, और इसका हमें विरोध। संदीप जी, अगर जिसके अंदर कोई विचारधारा नहीं वो मुर्दा है, वो इंसानी कहाँ है वो, अगर किसी के पास कोई विचारधारा नहीं है। ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा दें, तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर है ये जो दिख रही है, उसको लाया गया है, ये पीछे से लेकर जा रही है NIA की टीम है, बीच में सफ़ेद बालों वाला तहव्वुर राणा है, मोस्ट वांटेड आतंकवादी, भारत का गुनहगार, दुश्मन, जो कुछ जितने भी शब्द कहे जाएं वो कम हैं इस इंसान के लिए। इंसान भी है, अब सामने तो जीता जागता इंसान ही है, लेकिन मैं कहीं इंसानियत पर कोई टिप्पणी ना करके मैं उस ईश्वर को नहीं नाराज़ करना चाहता, लेकिन ऐसे लोग जो इंसानियत के दुश्मन होते हैं वो वास्तव में किसी भी दया के पात्र नहीं होते हैं। किशोर समंदर जी, ये इस तरह की, जैसे मैं लगातार किशोर जी मेरा सवाल सुन लीजिए। किशोर जी सवाल सुन लीजिए, थोड़ा व्यग्रता मत करिए प्लीज़, आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। किशोर जी, मैं बार बार मैंने भाजपा के नेता से पूछा, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, तो मुझे ये इसका जवाब अभी तक नहीं मिला कि क्या इस पूरे घटनाक्रम से भारत की कूटनीतिक स्थिति और आतंकवाद के खिलाफ मुखालफत में जो लड़ाई है उसमें भारत का दर्जा, क्या उसमें कोई परिवर्तन आएगा? क्या इस सवाल का जवाब मुझे अभी तक मिल नहीं पाया है। किशोर जी आप दे दीजिए। सर जी, दर्जा तो बढ़ ही जाएगा, मगर हिंदुस्तान में जो भी आतंकवाद है वो कम नहीं होने वाला।
जो भी आतंकवादी को हम लोगों ने सजा दी, वो सजा कम नहीं होने वाली। अगर ये तहूर राणा को फांसी दिए तो करकरे के घर के जो भी आईपीएस अधिकारी मरे हुए उनके मन में शांति थोड़ी लगेगी। अगर समझो पुलवामा में जो भी आतंकवादी ने हमला कर दिए, उतने में हमारे शहीद जवान हो गए, उनके इधर भी घर में कोई तो ये होगा, तो उनको भी तसल्ली मिलेगी। इससे हमारे इधर हजारों आतंकवादी घुस जाते हैं, तभी ये पार्टियां कुछ नहीं कर लेती। तो एक तहूर राणा के वास्ते इतना शोर मचा दिए। मोदी जी की सरकार घुसकर मारती है उड़ी में, उसका बदला लिया उन्होंने उड़ी में जाके, पाकिस्तान को घुस के मारा है। वो तो अब उस पर पिक्चर भी बनी है, फिल्म भी बनी है, बहुत सारे लोगों ने देखी है पिक्चर को। ये अमेरिका ये कर सकती है, इंडिया के सरकार में उतना दम नहीं है कि पाकिस्तान में घुस के मारना। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। विनम्रता के साथ में, हमारी सरकार, हमारा देश बहुत ही ताकतवर है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल एग्री नहीं करता। वो तसल्ली लग जाएगी। थैंक यू। मनीष शर्मा की तरफ मैं एक बार फिर से रुख करूंगा, चूंकि अब कार्यक्रम अंतिम चरण में है। ठीक है संदीप जी, अब समय नहीं है। मैंने कह दिया, आपकी बात कह दी संदीप जी, हमने आपकी बात किशोर जी को मैंने कह दी। थैंक यू। मनीष शर्मा, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। नहीं, मैं बस कह रहा था कि केवल पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेते हैं लोग। मैंने किसी फैसला होने के बाद, मेरे ख्याल से ये कांग्रेस किसी या भी चर्चा बीजेपी में सम्मिलित होने का तरीका नहीं है। आ गई बात, आ गई। अब मेरे पास समय नहीं है, खत्म करते हैं। बोलिए मनीष। तो राष्ट्र से जुड़े मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो रही है, आप मैंने पूरा समय मुस्कुरा रहे हैं। संदीप जी, मैंने बता दिया है, ताकीद कर दिया। थैंक यू। बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि केवल पॉलिटिकल माइलेज नहीं लिया जाता है। मैंने केवल कांग्रेस पॉलिटिकल माइलेज लेती है, भाजपा लेती है, जो पार्टी लेती है, बात ये नहीं है। ये जो निर्णय होते हैं, अभी जो राणा साहब आए हैं, वो पॉलिटिकल निर्णय होते हैं, वो टेक्निकल निर्णय नहीं होते हैं। मैंने अगर बहुत सारे यहाँ के लोग बैंकों का पैसा लेके बाहर भाग गए हैं, तो उनको भारत सरकार का भी संरक्षण है, वहां की सरकार का भी संरक्षण है। अभी अडानी साहब के ऊपर अमेरिका में मुकदमा चल रहा है, और वो मुकदमा अभी थोड़ा रुका हुआ है क्योंकि टैरिफ वार चल रहा है। मेरा ये कहना है कि अभी आप देखिएगा कि जब मोदी जी अमेरिका गए थे, उसी समय ट्रंप साहब ने कहा, उसी समय बात हो गई थी कि राणा साहब को भेजेंगे, लेकिन टैरिफ भी लगाएंगे, हथकड़ी लगा के जनता को भी भेजेंगे। एक थोड़ा सा स्पेस दिया। चलिए, हम बहुत देखिए, हथकड़ी पे चर्चा बाद में कर लेंगे। तो हमको लगता है कि इसमें ये बहुत अजीब बात हो जाएगी ना। ये राणा अभी थोड़े आए हैं। मोदी जी जब गए थे अमेरिका में, ठीक है, थैंक यू, और वहां क्लास लगाई थी ट्रंप ने, उन्होंने उसमें एक बात ये राहत दे दी थी कि राणा साहब को भेज देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। महेंद्र सिंह, 5 सेकंड में जल्दी से समाप्त करिए। महेंद्र सिंह, आप सुनना नहीं चाहते आज हमको, तो मैं देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो लगातार होती है, लेकिन उस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं। मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर सरकार को, एजेंसियों को क्रेडिट जाना चाहिए और बड़े मन से सबको क्रेडिट देना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये बिल्कुल बड़ी जीत है सरकार, एजेंसियों की। और अगर इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे तो निश्चित तौर पर ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत एक कदम आगे बढ़ गया है। और बहुत धन्यवाद सभी का। संदीप खड़ेकर, किशोर समंदर, प्रमोद पावा, मनीष शर्मा, जयप्रकाश और तमाम उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, समझा और देखा। साफ मन से जो भी सरकारें काम करती हैं, हम भी ये मानते हैं कि हमारी सरकार बहुत ताकतवर है, हमारा देश बहुत ताकतवर है, और हम अमेरिका जैसे देश से एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी जो भारत का गुनहगार है, उसको भारत ले आए हैं। पूछताछ होगी, बहुत सारे पहलू खुलेंगे, पाकिस्तान भी बेनकाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।